नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ताजा तरीन बुलेटिन आपके लिए। ढेर सारी खबरें हैं, आज ढेर सारे अपडेट्स हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। महाराष्ट्र में बनी रहेगी शिंदे सरकार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कहा स्पीकर ने महाराष्ट्र में लिया था गलत निर्णय, उद्धव ने इस्तीफा ना दिया होता तो बच जाती सरकार। अब 16 विधायकों के निलंबन पर एक बार फिर स्पीकर को दिया अधिकार। दिल्ली में सरकारी अफसरों पर रहेगा चुनी हुई सरकार का कंट्रोल। सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर था एलजी और राज्य सरकार में टकराव। राजस्थान में अपनी ही सरकार के खिलाफ मैदान में उतर गए सचिन पायलट। आज से शुरू की संघर्ष यात्रा, बोले 1.5 साल से सुन रही नहीं रही सरकार, कब शुरू होगी भ्रष्टाचार की जांच। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में आज रहा कंसोलिडेशन का मूड। सेंसेक्स निफ्टी में मामूली गिरावट, लेकिन बैंक निफ्टी 144 पॉइंट चढ़कर हुआ बंद। उधर पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी। देश में हिंसा और आगजनी में अब तक 8 की मौत, सैकड़ों घायल। इमरान समर्थकों ने रेडियो पाकिस्तान का हेडक्वार्टर फूंका। गूगल ने लॉन्च किया अपना पहला फोल्डेबल फोन, कीमत 1.5 लाख रुपए। भारत में गूगल पिक्सल 7a का भी लॉन्च, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एआई चैटबॉट बार्ड की। हिंदी समेत 40 भाषाओं में करेगा काम। और फ्लाइट में बदतमीजी पड़ सकती है और महंगी, सरकार नियम और कड़े करने की तैयारी में। अगले 2 महीने में आ सकती है नई गाइडलाइन। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। लेकिन खबरों की शुरुआत करेंगे 2 बड़ी अहम खबरों के साथ। 2 बड़े फैसले जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आज दिए हैं। एक फैसला आया महाराष्ट्र में, जहां पर शिंदे सरकार बनी रहेगी, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ में ढेर सारी दलीलें दी हैं, ढेर सारे क्लैरिफिकेशन दिए हैं, ढेर सारी बातें की हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार को ज्यादा अधिकार मिल गए हैं। साफ किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ट्रांसफर पोस्टिंग जैसी चीजों में जो चुनी हुई सरकार है लोगों की तरफ से, यानी कि दिल्ली सरकार, उसी के पास रहेंगे ज्यादा अधिकार। टकराव यहां पर था एलजी और राज्य सरकार के बीच में। तो इन दोनों ही बड़े फैसलों पर हम करेंगे और बातचीत, आपको विस्तार से इन फैसलों को बताएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 वरिष्ठ संवाददाता। मुंबई से हमारे साथ है विनय देशपांडे और दिल्ली से अमित हमारे साथ होंगे। लेकिन पहले हम रुख करेंगे मुंबई का। विनय, तो महाराष्ट्र सरकार बची रहेगी, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बची रहेगी, उनके लिए तो यह अच्छी बात। लेकिन उद्धव सरकार या उद्धव ठाकरे गुट को यह बड़ा झटका। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में? जी, आज सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण निकाल दिया गया है। हालांकि ये उद्धव ठाकरे फैक्शन के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि उनकी काफी सारी गतिविधियों के बारे में जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मत प्रदर्शित किया है, उससे ना सिर्फ राज्यपाल का जो रोल है उस पे सवालिया निशान उठता है, बल्कि स्पीकर का जो रोल है उस पे भी काफी सवालिया निशान उठता है। लेकिन मोरालिटी के तौर पे ये उद्धव ठाकरे की जीत है। फिर भी सबसे बड़ी हार इस वर्डिक्ट के बारे में यही है कि इतनी बड़ी मॉरल जीत होने के बावजूद उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी की सरकार वापस महाराष्ट्र में नहीं आ सकती, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने खुद अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, इसके चलते हम इस सरकार की पुनर्स्थापना नहीं कर सकते। ये कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जो राज्यपाल हैं उनकी काफी सारी गतिविधियों पर सवालिया निशान उठाया। ये पूछा कि किस तौर पे फ्लोर टेस्ट बुलाया गया। ये भी पूछा कि काफी सारे ऐसे मुद्दे थे जहां पे राज्यपाल ने इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना चाहिए था और उन्हें सब्जेक्टिवली जो उन्होंने निर्णय लिए वो सही नहीं थे। जी,
तो यहां पर ढेर सारी बातें और अब फाइनली एक बार फिर से स्पीकर की तरफ बात आ गई है कि वो निर्णय करेंगे 16 बागी विधायकों का क्या होगा और मामला 7 जजेस की बेंच को भी चला गया। लेकिन उद्धव गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और कहा कि बागी विधायकों के मामले में राज्यपाल का फैसला गलत साबित हुआ। महाराष्ट्र के विषय में जितने भी मूल मुद्दे हैं कानून के, वो हमारे पक्ष में हुए हैं। राज्यपाल का निर्णय गलत है। उन्होंने ऐसे तथ्यों को देखा जो नहीं थे वहां पर, जो वो नहीं देख सकते थे। राज्यपाल का निर्णय को गलत करार किया गया। स्पीकर का निर्णय, जिन्होंने किसी और की विप को ऊपर आधार पर अपना निर्णय किया, उसको गलत माना है। विप गोगावले के नियुक्ति को गलत माना है। तो हर महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पे सत्य की विजय हुई है। हम नमन करते हैं उच्चतम न्यायालय को। इधर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में राज्यपाल के इशारे पर लोकतंत्र की हत्या हुई। उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा कि वो गद्दारों के साथ सरकार कैसे चलाते। इस देश में अब प्रजातंत्र, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता, तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं। मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है। हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं, उनको घर भेजेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने नैतिकता को लेकर उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया। नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था? इसका जवाब आप दीजिए। अगर नैतिकता की बात करते तो शिवसेना बीजेपी का सरकार स्थापित हो जाता था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जब निर्णय लिया, ये जनता ने देखा है, महाराष्ट्र ने देखा है, और उसी को सुधारने का काम हम लोगों ने किया है। जो मैंडेट था, जो बरसों से शिवसेना भाजपा की अलायंस गठबंधन था, उसी के साथ सरकार बना दिया हम लोगों ने। तो इस पूरे फैसले में एक धुरी रहे महाराष्ट्र के जो पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। तो उनकी भी बात सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। उनका कहना है कि उस वक्त उन्हें जो ठीक लगा, उन्होंने वो फैसला लिया था। जो मसला सुप्रीम कोर्ट में था, उस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। उस निर्णय पर जो कानूनविद हैं वही अपनी राय व्यक्त करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं, चूंकि कानून का विद्यार्थी हूँ नहीं, मैं केवल संसदीय परंपराएं जानता हूँ और विधायी परंपराएं जानता हूँ। उस हिसाब से मैंने जिस समय जो भी कदम लिए सोच समझ के लिए। सिंह कोश्यारी कह रहे हैं कि उन्होंने उस वक्त जो कदम लिए वो सोच समझ कर लिए। अब वही कदम जो है वो सवालों के घेरे में आ गए। बहरहाल जैसा हमने कहा आपसे कि अब ये मामला एक और बेंच को, और साथ में उन 16 बागी विधायकों जिस पर ये पूरी बातचीत घूम रही थी, सब कुछ निर्भर था, उनका फैसला एक बार फिर अब स्पीकर के हाथों में चला गया है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया है, और यह फैसला दिल्ली के लिए आया है। दिल्ली के प्रशासन में दिल्ली सरकार का कितना नियंत्रण होगा और केंद्र सरकार कितनी दखलंदाजी कर सकेगी, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक मत से अपनी बात रख दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला देते हुए कहा कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास ही रहेगा। कुछ चीजों के एक्सेप्शन जरूर उन्होंने बताया। थोड़ा और डिटेल हम लेंगे, हमारे संवाददाता अमित पांडे के पास हम चलते हैं। तो पांडे साहब, अभी ये सरकार में एक तरह से केजरीवाल सरकार की जीत हुई इस फैसले में। कुछ एक बातें और कहीं कि एलजी के पास क्या अधिकार रहेंगे और कहां पर दिल्ली सरकार के अधिकार ज्यादा होंगे, क्या डिटेल्स है, क्या क्या अंडरलाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में? दिल्ली में सर्विस यानी ट्रांसफर पोस्टिंग की शक्ति किसके पास रहेगी?
सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत अहम फैसला आज दिया है और ये साफ किया है कि दिल्ली सरकार के पास यह शक्तियां हैं कि दिल्ली में वह अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकता है। इस मामले में अहम निर्णय देते हुए 5 सदस्यीय खंडपीठ ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह निर्णय दिया और एक मत यह निर्णय दिया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह फैसला सुनाया और यह कहा कि चूंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर मंत्रियों के मातहत अधिकारी आते हैं, तो मंत्रियों को ही यह अधिकार मिलना चाहिए। मंत्री जब अधिकारियों से कोई बात कहे तो अधिकारी सुनना चाहिए और अधिकारी नहीं सुनते हैं तो यह पूरे के पूरे संघीय ढांचे की व्यवस्था के खिलाफ होगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम आदेश दिया और साथ ही साथ ये इस पूरे व्यवस्था की भी परिभाषा दी कि कही कि दिल्ली सरकार चुनी हुई सरकार है और इसको अपने अधिकारियों को जो है वो काम करने का निर्देश देने का अधिकार है और इसी के तहत यह अधिकार यहां पर सुनाया। जहां तक लैंड और पब्लिक ऑर्डर का सवाल है, वह अधिकार तो केंद्र सरकार के पास है, लेकिन सर्विस जैसा महत्वपूर्ण अंश यानी अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का महत्वपूर्ण अंश किसी भी राज्य की सरकार के पास होना चाहिए क्योंकि वह जनता के नुमाइंदे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरी चीज की व्याख्या की, परिभाषित किया और संघीय ढांचे के अनुरूप यह अहम फैसला सुनाया। अब इस फैसले के बाद दिल्ली में दिल्ली सरकार बनाम केंद्र की जो लड़ाई चल रही थी उसमें सर्विस के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली सरकार को मिली है यहां पर अहम जीत। जी हाँ, तो दिल्ली सरकार इसे अपनी जीत की तरह देख भी रही है। बहुत शुक्रिया अमित और विनया, आपने अपडेट दिया। एक तरफ दिल्ली, एक तरफ महाराष्ट्र, लेकिन क्योंकि बात हो रही थी दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि अब आने वाले दिनों में दिल्ली में कई अधिकारियों के ट्रांसफर होते दिखाई देंगे। अब हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है। दिल्ली का काम जो है अब ये 10 गुना स्पीड से होगा। आज के आदेश के बाद बहुत बड़े बड़े काम होंगे अब दिल्ली के अंदर जो सोच भी नहीं सकते। सबसे इंपॉर्टेंट है हमें एक ऐसा प्रशासन देना है दिल्ली के लोगों को जो कि रेस्पॉन्सिव हो, जो कि जनता की ज़रूरतों के प्रति सिंपैथेटिक हो, कंपैशनेट हो। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 अहम फैसलों से किसकी हुई है जीत और किसकी हुई हार, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर सुप्रीम फैसले, किसकी जीत किसकी हार, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। चलिए अब रुख कर लेते हैं कुछ और खबरों का। राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की तनातनी अब चरम पर पहुंच गई है। हालात ऐसे हो गए कि अब पायलट खुलकर गहलोत की मुखालफत कर रहे हैं और तो और वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ जन संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं। सचिन पायलट 5 दिन का ये जन संघर्ष पद यात्रा वो जो करेंगे, जहां वो अजमेर से इस यात्रा की आज जो उन्होंने शुरुआत की है। इस यात्रा में सचिन 125 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं और इस यात्रा का समापन जयपुर में होगा। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन की ये जन संघर्ष यात्रा राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बढ़ाने के तौर पर देखी जा रही है। वहीं सचिन पायलट ने यात्रा शुरू करने से पहले एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, कई बार सीएम को याद दिला चुके हैं, भ्रष्टाचार की बात कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं 1.5 साल तक चिट्ठी लिखता रहा। मैंने कभी सार्वजनिक रूप से इस बात को नहीं कहा। चिट्ठी लिखी, दोबारा लिखी, याद दिलाया, आग्रह किया, आवेदन किया, लेकिन ना तो जवाब आया ना कार्रवाई हुई। अब चुनाव में बच गए 7 महीने। मैंने जयपुर के अंदर मौन व्रत रखा और 1 दिन का अनशन किया। ये कहा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम आरोप लगे थे, हमने लगाए थे, भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी जांच करें। आज से ठीक 1 महीने पहले 11 अप्रैल की बात है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच गठित नहीं हुई। साथियों, राजनीति में जबान की कीमत होती है।
दिल्ली में प्रगति मैदान में आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023 के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में वैज्ञानिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कई वैज्ञानिकों की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। वहीं इस मौके पर पीएम ने स्मारक और एक डाक टिकट और साथ में एक सिक्का भी जारी किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है और ये ग्रोथ उस समय में है जब दुनिया आर्थिक रूपांतरों के दौर से गुजर रही है। ये भारत का सामर्थ्य दिखाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज इस अवसर पर कई फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो या फिर इनोवेशन के लिए एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम का निर्माण करना हो, टेक्नोलॉजी कदम कदम पर हमारे लिए जरूरी है। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार होंगी कुछ और अहम और बड़ी खबर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। भारत के सबसे भरोसेमंद बिजनेस अवार्ड इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स के 18वें एडिशन का स्टेज सज कर तैयार है। आज इस मौके पर एक ही छत के नीचे बिजनेस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के सारे सितारे जुटेंगे। मेहमानों का आना शुरू हो चुका और थोड़ी देर में अवार्ड्स फंक्शन की भी शुरुआत होगी, जहां हम आपको सीधे लेकर चलते रहेंगे। बात करते हैं बाजार की। आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मूड रहा। बाजार आज मामूली गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 36 अंक गिरकर 61,905 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 18 अंक गिरकर 18,297 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बिकवाली फार्मा मेटल शेयरों में रही। रियल्टी, एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में आज बढ़त देखने को मिली और साथ ही बैंक निफ्टी भी 144 अंकों की बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। गूगल ने अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन पिक्सल फोल्ड और पिक्सल टैबलेट को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। साथ ही 5G स्मार्टफोन पिक्सल 7a को भी लॉन्च किया गया और साथ ही ये लॉन्च भारत में भी हुआ है। तीनों डिवाइस गूगल टेंसर 6 G2 प्रोसेसर से लैस है। गूगल पिक्सल फोल्ड एक प्रीमियम स्मार्टफोन है। इसे 2 कलर में लॉन्च किया गया है। कीमत है करीब 1.5 लाख रुपए। ग्लोबल मार्केट के लिए फोन की प्री बुकिंग भी शुरू हो गई है। वहीं 5G स्मार्टफोन पिक्सल लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम से लैस है और भारत के बाजार में अब मौजूद है। पिक्सल टैबलेट 12 फोन की कीमत करीब 40,000 रुपए। वहीं पिक्सल टैबलेट 12 घंटे की वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। साथ ही पिक्सल टैबलेट में AI टूल्स भी आपके लिए दिए गए हैं। लेकिन गूगल ने अपने इवेंट गूगल I/O 2023 में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लॉन्च की है वो है AI चैटबॉट बार्ड। काफी इंतजार के बाद AI चैटबॉट बार्ड अब भारत सहित 180 देशों में उपलब्ध होगा। गूगल ने इसमें टेक्स्ट के साथ विजुअल्स को भी जोड़ा है। ना कि ये केवल जवाब विजुअल से देगा, बल्कि यूजर सवाल भी विजुअल्स के जरिए पूछ पाएंगे। आप अपने गूगल अकाउंट के जरिए क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर पर बार्ड का अनुभव कर पाएंगे। चैटबॉट बार्ड हिंदी, बांग्ला सहित 40 भाषाओं में काम करेगा। गूगल का बार्ड अपने AI के चैट GPT को कंपटीशन देने के लिए उसने इसे तैयार किया है। CNBC आवाज की खबर का असर दिखा है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नंबर से आने वाली मिस कॉल पर व्हाट्सएप को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। बता दें कि CNBC आवाज ने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय नंबर से आने वाली मिस कॉल के खिलाफ चेतावनी दी थी। साथ ही इस पर पूरी जानकारी हम लेंगे अपने संवाददाता असीम मनचंदा से। असीम, क्या नोटिस गया है, क्या कहा है सरकार ने व्हाट्सएप को? देखिए, CNBC आवाज ने सबसे पहले 28 अप्रैल को व्हाट्सएप पर अंतर्राष्ट्रीय नंबर से आने वाली मिस कॉल का मुद्दा उठाया था। हमने अपने दर्शकों को बताया था कि नंबर्स के पीछे साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग एक्टिव हैं। खासतौर पे कि जामताड़ा, मेवात, पुरुलिया से लोग साइबर फ्रॉड की हरकतें मिस कॉल के जरिए इंटरनेशनल नंबर से अंजाम दे रहे हैं। खासतौर पे अगर आप फोन उठाते हैं तो आपका वहां पर एक वीडियो बना लिया जाता है और वीडियो के जरिए आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ आपको व्हाट्सएप पर ही आपको पार्ट टाइम जॉब का
ऑफर दिया जाता है और जो उस ऑफर के जरिए आपके डाटा जुटा करके आपके साथ ठगी करने की कोशिश की जाती है। हमने ये भी कहा था कि आपको इनका रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब सरकार ने भी इसके ऊपर संज्ञान ले लिया है। सरकार जल्दी व्हाट्सएप को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। व्हाट्सएप को नोटिस भेज करके पूछा जाएगा कि बताइए ये कॉल्स किस वजह से आ रहे हैं, क्या ये रैंडम कॉल्स है, ये कंप्यूटर जनरेटेड कॉल्स है, ये बॉट कॉल कर रही है या फिर इसके पीछे कोई और भी वजह है। अगर व्हाट्सएप से जवाब मांगा जाएगा, अगर व्हाट्सएप के जवाब के बाद ही सरकार तय करेगी कि किस तरह की कार्रवाई व्हाट्सएप के ऊपर करनी है। खासतौर पर कि सरकार व्हाट्सएप से भी कहेगी कि आप अपने स्पैम फिल्टर को मजबूत कीजिए ताकि जो ग्राहक हैं, भारतीय ग्राहक हैं, उन तक ऐसी मिस कॉल्स ना पहुंचे। जी असीम, शुक्रिया। और हम दर्शकों को ये आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर अनजाने इंटरनेशनल नंबर से कॉल साइबर फ्रॉड का एक नया तरीका है। सरकार ने संज्ञान लिया है और इसी पर हम भी आज बातचीत करने जा रहे हैं। कैसा होता है ये फ्रॉड और इससे कैसे बचा जाए, आज हम कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा। शाम 5:57 पर व्हाट्सएप कॉल फ्रॉड का नया जाल। पिछले दिनों फ्लाइट में बदतमीजी की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ी है और बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार इससे जुड़े कानूनों को अब थोड़ा और सख्त बनाने की तैयारी में है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अगले 2 महीने में इसकी एक नई गाइडलाइन आ सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ है हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, डेफिनेटली इस तरह की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। नए नियमों में किस तरह की सख्ती दिख सकती है? जी, हाल के दिनों में फ्लाइट्स में बदतमीजी की कई तरह की घटनाएं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे डीजीसी से पूछा था कि आपके पास क्या नियम है, क्या एसओपी है। तो एसओपी और नियम तो अवेलेबल हैं जो कि 2017 में बने थे, लेकिन चूंकि कई तरह के नए नए मामले सामने आ रहे हैं तो अब सिविल एविएशन रेगुलेटर इसका एक तरह का रिव्यू कर रहा है, उसकी नई गाइडलाइन या उसको जो है कि रिवाइज्ड गाइडलाइन पे काम कर रहा है, जिसमें एग्जिस्टिंग नियम तो रहेंगे लेकिन साथ में कई सारी नई चीजें भी जोड़ी जाएंगी। मसलन जो सेक्शन 4 है उसमें किस तरह के हरकतों को शामिल किया जाता है, उसके लिए क्या पेनल्टी है, फिजिकल एब्यूज, वर्बल एब्यूज को लेकर डेफिनेशन है, लेकिन उसको ज्यादा क्लैरिफाई किया जाएगा, उसको बेहतर डेफिनेशन दिया जाएगा कि किस तरह की घटना आपको किस तरह की पेनल्टी में डाल सकती है। इस पर ज्यादा फोकस होगा, नई हरकतों को इसमें जोड़ा जाएगा और साथ ही जो पैसेंजर्स हैं उनके क्या अधिकार हैं इस पर भी फोकस होगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ क्रू को ही आप पूरा अधिकार देते हैं। जो पैसेंजर्स हैं उनका अधिकार भी क्लियरली डिफाइन होगा। इसके अलावा जो बेहतर रिपोर्टिंग की जाए, यानी कि जब कोई घटना होती है तो वो जो अथॉरिटीज तक पहुंच सके उस पर फोकस होगा, क्योंकि हाल के दिनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि उसमें या तो रिपोर्टिंग नहीं हुई है या फिर काफी देर से रिपोर्टिंग हुई है। तो वो रिपोर्टिंग सही समय पे हो, उसके लिए भी नियम जो है वो सख्त बनाए जाएंगे। कुल मिला के 2 महीने के अंदर जो है इस जो रिवाइज्ड गाइडलाइन है वो आने की उम्मीद है और इसके बाद जो फ्लाइट्स में जिस तरह के मामले होते हैं उसमें एक क्लियर पिक्चर हो सके, कम से कम रिपोर्टिंग बेहतर हो सके, इस पर काम हो रहा है। जी रोहन, बहुत शुक्रिया। तो एक इफेक्टिव कानून लाने की तैयारी जहां पर अनरूढ़ी पैसेंजर, अभद्र यात्रियों को डील किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जैसा हम आपसे रोज कहते हैं कि अगर आपको और ताज़ा खबरें चाहिए, आपके मोबाइल पर चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, तो बस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक क्लिक और ये सारी खबरें आपके पास।